हाय गाइस, दिस इज मी आनंद जैन, यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फॉर क्लास 10। सो बेसिकली इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन कॉन्सेप्ट। इन सेकेंड पार्ट हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड इन थर्ड पार्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में हम सारी चीजें देखने वाले हैं। लाइक कोई रिएक्शन है वो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई केमिकल इक्वेशन है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली में बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से लॉ पे बेसिस है, ये सारी चीजें देखेंगे। बट एक्चुअली क्या होता है कि बैलेंसिंग अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। सो इसीलिए हम एक अलग सेपरेट पार्ट भी बैलेंसिंग का देखेंगे। सो स्टार्ट करें चैप्टर। हम चैप्टर पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेसिकली हमारे दिमाग में सबसे पहली बात यह आना चाहिए कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं। सो बेसिकली ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे आसपास ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो किसी ना किसी रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, वो बना एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही। ठीक है, तो अगर मैं कहना चाहता हूं एक ऐसी चीज जिससे आपके दिमाग के अंदर क्या हो कि एक ऐसी भावना जागृत हो जिसे आप कहोगे कि नहीं यार मुझे ना केमिकल रिएक्शन पढ़ना ही चाहिए, ऐसा हो, तो वो एक एग्जांपल होगा कि मैं कह सकता हूं कि इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड है। तो कहोगे कि हाँ मुझे अपने आप को जानना है तो मुझे केमिकल रिएक्शन को जरूर जानना है। सो basically the existence of life on earth is depend upon the chemical reaction. So what are the examples? So examples are like brightness of sun, यानी सन के पास जो उसकी ब्राइटनेस है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही है। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में अगर जानते हैं थोड़ा बहुत तो आपको पता है एग्जैक्टली सेम रिएक्शन सन के अंदर भी होता है। इसी वजह से हमें सन के पास ब्राइटनेस दिखाई देता है। ठीक है, उसके अंदर हमेशा रिएक्शंस होते रहते हैं। लाइक आप पढ़ोगे फ्यूचर में न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन तो आपको समझ में आएगा। और अगर सन के पास उसकी ब्राइटनेस नहीं होती तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाते। अगर पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाते तो हमारे पास खाना कहां से आता, हमारा लाइफ खत्म हो जाता। जो जानवर हैं जो घास फूस खाते हैं उनका लाइफ कैसा होता, वो भी खत्म हो जाते। सो इवन हम बोल सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ कि डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे बॉडी के अंदर होने वाला जो डाइजेशन है बेसिकली डिपेंड्स ऑन एंजाइम्स, वो भी किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। सो बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड इन एन ऑर्गेनिज्म ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। देन सेकंड इज द रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिज्म, किसी भी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होना। रेस्पिरेशन इज बेसिकली द स्प्लिट ऑफ ग्लूकोज। किसी भी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा स्प्लिट अप होता है तो हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी बनता है। क्या बनता है? एनर्जी। आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लास 9th में था ये। देन सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर या कहीं पर भी किसी भी प्लेनेट पर जहां पे भी पानी है एक्चुअली में। सो बेसिकली जो पानी बनता है वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा H2 होता है वो O2 के साथ मिलकर के क्या बनाता है? H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स। पढ़ेंगे इनके बारे में, डरिए मत ना। सेकंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केमिकल रिएक्शन नहीं है। मैं कहता हूं मैं जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके अंदर जो बैटरी है उस बैटरी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, सो ऐसा कोई सब्सटेंस ही नहीं है हमारे इस यूनिवर्स के अंदर जो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा ना हो, तो हमें उसे पढ़ना चाहिए। सो बेसिकली ये एग्जांपल्स थे। अब सेकंड है हमारा केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम क्लास 8 में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन होता है जिसे हम एयर में जब बर्न करते हैं तो एयर में ऑक्सीजन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम क्या बन जाता है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन? यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो साइड होता है इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। हाँ, रिएक्टेंट साइड। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट साइड। क्या होता है? प्रोडक्ट साइड। सो बेसिकली ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया। कभी भी अगर हम दो कंपाउंड जिनके बीच रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा क्या साइन आता है? प्लस का नोटेशन आता है, यानी प्लस का साइन आएगा। ये एरो के हमारा जो राइट साइड है उधर हम प्रोडक्ट लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट लिखते हैं। अब आप समझो रिएक्टेंट का क्या मतलब है। रिएक्टेंट का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एलिमेंट जो आपस में क्या हो रहे हैं? रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब है जो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना है। सो बेसिकली इन केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हमारे पास
एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। आप कहोगे कैसे, एग्जांपल के साथ बताइए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक H2। जब हमारा H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है तो हमारा क्या बनता है, H2। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट साइड, और ये है हमारा रिएक्टेंट साइड। सो बेसिकली हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन अ गैस, बट H2O इज अ लिक्विड। तो आपने देखा एक नया सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, नई। जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, नई। अब ये रिएक्शन एक इनकम्प्लीट रिएक्शन है। अभी आपको इनके बारे में भी बताना है, तो इससे हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे बताएंगे अभी वो, ठीक है। सो बेसिकली H2 और O2 मिलकर के क्या बनाया, लिक्विड बनाया। क्या बनाया, लिक्विड। तो आपने देखा प्रोडक्ट साइड में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, नई। लाइक लिक्विड की प्रॉपर्टीज आपको पता है, गैस की प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो इवन हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है नई प्रॉपर्टीज के साथ। सो अब हम तो इसके एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, एटॉमिक लेवल पर। तो चलिए एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं और अब हम इसे रफ करते हैं, ठीक है। सो अगर हम चर्चा करें इसके एटॉमिक लेवल पर, तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। सो बेसिकली हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास 1 है। एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, अगर बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 8। तो बेसिकली KLMN, पहले में 2 दे दिया आपने, दूसरे में कितना, 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 2 की जरूरत है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। इसीलिए ऑक्सीजन पे 2 माइनस लगा रहता है ना, क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है एल सेल को फिलअप करने के लिए। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए H2 का क्या मतलब है बच्चे, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो मिनिमम पहले वाले सेल में कितना चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है। तो आपस में क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यह हाइड्रोजन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां पर लिया नहीं, यहां पर इन्होंने क्या किया, शेयर किया। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। 9th क्लास में था ये। सो बेसिकली H2 इज अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड O2 इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बात हो गई अलग। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं कि ये आपस में कैसे रिएक्ट हुए। ये आपस में तब रिएक्ट हुए, ध्यान से देखो, यहां पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1। इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। इनके बीच के एंगल का हमें नहीं पता, हमें नहीं बात करनी, लाइक 105 डिग्री पर जुड़े होते हैं, हमें उस पर कोई बात नहीं करनी। सो बेसिकली आपने देखा बच्चे कि 2 हाइड्रोजन जुड़े तो H2 बना, 2 ऑक्सीजन जुड़े तो O2 मॉलिक्यूल्स बना, और हमारे पास क्या बना, H2O। क्या बना, H2O। H2O का मतलब है ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े। तो बेसिकली क्या होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, द इंटरलिंकिंग ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट या कंपाउंड, कुछ भी लिख सकते हैं। सो द इंटरलिंकिंग ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इज चेंज। अब यहां पर आप देख रहे हो कि H2 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, 2 ऑक्सीजन जुड़े थे। अब यहां पर जब नया कंपाउंड आया तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े। तो बेसिकली इनका जो एटम का इंटरलिंकिंग है, उनका जो जुड़ाव है, उसके बीच चेंज होने से एक नया कंपाउंड बना। सो बेसिकली इन केमिकल रिएक्शन कोई एक्स्ट्रा एटम आपस में नहीं जुड़ता है, क्या होता है, इंटरलिंकिंग ऑफ एटम चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, इंटरलिंकिंग ऑफ एटम चेंज हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे बॉडी के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, लाइक मैं बीमार पड़ रहा हूं, तो बीमार कब पड़ते हैं, लाइक जब इंटरनल ऑर्गन में कोई डिफेक्ट आता है। सो बेसिकली कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो बीमार पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो बीमार पड़ रहा है, कोई एनिमल जो बीमार पड़ रहा है, उसके इंटरनल ऑर्गन में, उसके सेल्स में, उसके टिश्यूज में कोई ना कोई डिफेक्ट आया इस वजह से। सो बेसिकली कोई भी नया कंपाउंड जब बनता है, कोई नया सब्सटेंस जब बनता है, तो उसके इंटरलिंकिंग ऑफ एटम में क्या होता है, चेंज आता है बच्चे। ठीक है, सो बेसिकली ये था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। रही बात नोट्स की, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा नीचे दिया हुआ, उस पर विजिट करोगे, एक मैसेज छोड़ोगे अपना ईमेल एड्रेस के साथ, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, देन अब हम आगे बात करते हैं इक्वेशन पर। सो बेसिकली इक्वेशन कुछ खास बात नहीं है। जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी सब्सटेंसेस
या एलिमेंट जो यूज करते हैं या जिनका रिएक्शन करवा रहे हैं, जब उन्हें किस फॉर्म में लिख दे, सिंबलाइज फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख दे बच्चे, सिंबलाइज फॉर्म में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन। बेसिकली आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और H2O यानी वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो यहां हमने क्या किया, वाटर इज ए कंपाउंड, सो वाटर कंपाउंड को हमने उसके किससे लिख दिया, सिंबलाइज फॉर्म से। ऑक्सीजन को उसके सिंबलाइज फॉर्म से, हाइड्रोजन को उसको सिंबलाइज फॉर्म से। सो बेसिकली ये क्या बन गया, एक केमिकल इक्वेशन। ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन वन थिंग वी शुड रिमेंबर इज स्टेट, मेंशन ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी मेंशन क्या करना है हमें, मेंशन करना है स्टेट। सो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या उसके इक्वेशन को बनाते हैं तो हमें एक चीज जरूर याद रखनी है, वो है उसका स्टेट। सो आप जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखे उसके स्टेट को जरूर मेंशन करें। लाइक अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता तो मैं लिखता H2 विथ G का मतलब गैस, O2 विथ G मतलब गैस, एंड नया कंपाउंड बना H2O तो मैं लिखता ब्रैकेट के अंदर L मींस लिक्विड। सो G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, ठीक है, सॉरी लिक्विड। अगर हमारे पास सॉलिड होता तो मैं क्या लिखता, S, ठीक है। कभी कभार गैस को एरो के इंडिकेशन से दिखा देते, लाइक मैं H2 के साथ क्या बना देता है, ऐसे ऊपर की तरफ एरो। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बच्चों को उसका स्टेट फॉर्म नहीं पता तो कोई बात नहीं, जिनका पता है आप उसे इक्वेशन में लिख दें, कोई डरने की बात नहीं है। अब जरूरी थोड़े कि हमें हर कंपाउंड का उसका स्टेट पता हो, नहीं, फिर भी ये एक प्रोसीजर है जो हमें लिखना होता है, जो हमें करना होता है। सो आगे देखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट है हमारा कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, और जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। क्या है इसका मतलब, आप सभी को पता है कि इस दुनिया के अंदर मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है। आपने पढ़ा है ये चीज 9th क्लास में, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो अगर मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो बेसिकली क्या होगा कि कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना है, तो इसका मतलब एटम का भी लॉस नहीं हो सकता, ना तो एटम को बनाया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से पिछले वाले क्वेश्चन को रिकॉल करें तो आप ध्यान से देखो, यहां H2 था, यहां O2 था, और यहां क्या बना, H2O। सो बेसिकली यहां भी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, या सॉरी दो एटम्स हैं, और यहां भी ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के तो दो हैं, यानी इसके साथ इसका मेंशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहां ऑक्सीजन का दो है, यहां ऑक्सीजन का एक है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम गायब हो गया। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फेल हो जाएगा। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या कहा कि आपको केमिकल इक्वेशन जब भी आप बनाओगे आपको एक चीज याद रखनी है, वो है बैलेंसिंग। क्या है बच्चे, बैलेंसिंग। व्हाट इज बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब यह है कि इधर और इधर जो भी एटम हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू जो है, यानी जो उसकी क्वांटिटी है, आप बोल सकते हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। याद रहेगा ये चीज। तो चलिए इसे हम बैलेंस करते हैं। जैसे अगर मैंने लिया H2 प्लस O2 तो क्या बना, H2O। मैंने आपको बताया बैलेंसिंग पर एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सब कुछ बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं, एक बेसिक आइडिया, ओके। और उसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइक बैलेंसिंग वाला वीडियो जैसे अपडेट होगा। सो लाइक H2O2 H2O। अब बच्चे ध्यान से देखो, ऐसे एक लाइन बना दो, यहाँ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स लिखो, यहाँ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स लिखो, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है। इधर भी हाइड्रोजन लिखो, इधर भी ऑक्सीजन लिखो। अब इधर लिखो, इतने कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इसका मतलब इधर हाइड्रोजन बराबर हमें इन्हें नहीं छूना। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हमें बराबर किधर करना है, इधर करना है। तो इधर का मतलब है यहां आगे हम 2 नहीं लगा सकते। आपको पता है कि आगे 2 क्यों नहीं लगाते, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी को पता है ना, कि केमिकल इक्वेशन बनाना जानते हो क्लास 9th में। जैसे मैंने बोला कि H2O बना है, H2O का क्या मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पे कितना वैलेंसी लग गया, 1 चढ़ गया, और हाइड्रोजन पे कितना चढ़ गया, 2, तो यहां 2 आ जाता है, ये 2 यहां लग गया और ऑक्सीजन का 1 यहां लग गया, लेकिन 1 लिखते नहीं है। तो हमेशा याद रखना यहां पे जो वैलेंस ये लिखा रहता है ना, इसका मतलब है ये वैलेंसी चढ़ी है, किसका, ऑक्सीजन की वैलेंसी चढ़ गई। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, अगर नहीं पता था तो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो रोक करके समझना और थोड़ा सा रिकॉल करना 9th क्लास का। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे, ऑक्सीजन का एटम 1 है, ऑक्सीजन का एटम 2। सो बेसिकली मुझे इधर 2 एटम बनाना है। अगर मुझे इधर 2 एटम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके आगे 2 लगा दूंगा। अगर मैंने आगे 2 लगाया तो अब देखो क्या हुआ, उलट हो गया। लाइक अब हाइड्रोजन पे कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 4, यहाँ 2 और ये 2, 4, और ऑक्सीजन पे कितने हो गए, 2। अच्छा ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन नया वाला 2 बराबर है, लेकिन यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 4। तो अब मुझे कहां इस्तेमाल करना है, यहां इस्तेमाल करना है। यहां हाइड्रोजन को 4 बनाना है, हाइड्रोजन को 4 बनाना यहां बहुत आसान है। मैं यहां आगे की तरफ 2 लगा दूंगा, तो अब यहां भी हाइड्रोजन 4, यहां भी ऑक्सीजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 4, यहां भी ऑक्सीजन 2। सो यहां पर बेसिकली बैलेंसिंग कैसे हुआ, यहां पे आगे 2 लग गया और यहां पर आगे 2 लग गया। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। तो कभी भी वाटर बनता है तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं, याद रखो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आगे की तरफ 2H2O लिखा है तो इसका मतलब है ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, और कितने बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। एक रिएक्शन में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2। ओके, सो दिस इज बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग कौन से लॉ पर बेसिस है, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है हम कि कोई भी केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करते हैं। सो दिस इज द बेसिस ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो बैलेंसिंग भी अब हमने सीख लिया। अब आगे हमारा क्या बचता है, आगे हमारा बचता है कि कहीं पर कोई केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हुआ तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। सो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ये रिएक्शन लिखा है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो मैं लिखता हूं यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। पेपर में इनकी डेफिनेशन नहीं पूछते, आपसे पूछ लेंगे बेसिकली लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल इक्वेशंस के, सॉरी रिएक्शंस के, तो आपको ये मेंशन करना है, और मेंशन करने के साथ आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बताना है। तो मैं बताऊंगा थ्रू अ रिएक्शंस। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टेम्परेचर। ओके, सो और क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, लाइक चेंज इन कलर। आगे हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कलर के बाद चेंज इन स्टेट, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ओके, बात करें इन सभी पर थोड़ा थोड़ा, चलिए ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस लिखे जाएंगे। आपको बेसिकली इस चैप्टर का मेन मकसद यही है कि आपको केमिकल रिएक्शन से परिभाषित और उससे जोड़ा जाए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं तो वो बेसिकली मेरे दिमाग में फिटअप हो गया है, तो ऐसे ही आप भी पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपके दिमाग में फिटअप हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं। जैसे अब मैं बात करता हूं इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर गैस इवॉल्व होगा, लाइक गैस प्रोड्यूस होगा। जैसे हमने घर बनते टाइम देखा है कि हम सीमेंट डालते हैं पानी के अंदर तो बुलबुले छूटते हैं, वहां पर कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, यानी गैस प्रोड्यूस हो रहा है। और जब हम उस कंटेनर को बाहर से छूते हैं तो वो कंटेनर गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, है ना। आप देखना अगर आपके आसपास कहीं घर बन रहा हो या आपने उस चीज को नहीं मेंशन किया है आज तक अपनी लाइफ के अंदर, तो अभी मेंशन करना, देखना आसपास, ठीक है। नहीं तो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं जिंक किसकी रिएक्शन करवाऊं, जिंक प्लस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अभी आपको सब पता चल जाएगा। तो जब जिंक हमारा रिएक्ट होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, लाइक जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये चीजें क्या है, जिंक इज Zn
डाइल्यूट इज व्हाट, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चे H2SO4, और डाइल्यूशन का मतलब है इस एसिड को थोड़ा वीक कर देना, लाइक पानी के अंदर एसिड मिलाना, नॉट एसिड के अंदर पानी। आप एसिड बेस एंड साल्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम डाइल्यूशन के अंदर पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, नॉट एसिड के अंदर पानी, ठीक है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो इसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। अब यहां पर क्या होता है, जिंक सल्फेट बना। जिंक सल्फेट एक तरह का सॉल्ट होता है, ये क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है, जिसे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में ही पढ़ेंगे। सो जिंक सल्फेट बना यानी ZnSO4 बना, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बना। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे बन गया एकदम से जिंक सल्फेट, यहां तो ऐसे था। ऐसा इस वजह से हुआ बच्चे, इस जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया। क्यों हटा दिया, आप रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ोगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया जाता है, मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए चीजें। वो गलत है कि मेटल नॉन मेटल पढ़ाया जाता है, हमें पहले चैप्टर में पढ़ना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। सो जिंक क्या करता है, H2 को डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। तो जिंक खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया तो बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप देखिए यहां पर क्या इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन गैस। क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं पर भी कोई केमिकल इक्वेशन होगा, रिएक्शन होगा, नॉट इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो बनेगा, जरूरी नहीं हर बार बने, पर बनेगा। अब एक और एग्जांपल के साथ मैं बताऊं, तो अगर आप ध्यान से देखें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सो दिस इज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जब वीडियो के साथ आप पढ़ते हो तो उतारना जरूर। ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, याद रखो अभी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्विकलाइम, लाइम वाटर, इन सब के बारे में। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है इन कंपाउंड्स के, और दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है। अब ध्यान से देखो बच्चे, इसी के साथ हम टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। लाइक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। आप सभी को पता है कि CO2 एक गर्म गैस है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है ना, ये ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहीं पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो इन्हीं दोनों रिएक्शन से हमने ये दोनों चीजें खत्म करी, इवोल्यूशन ऑफ गैस इन चेंज इन टेम्परेचर व्हेन टू कंपाउंड्स आर कंबाइंड विद ईच अदर और अ कंपाउंड इज स्प्लिट, ठीक है। सो द गैस आर इवॉल्व और द चेंज इन टेम्परेचर शुड टेक प्लेस, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हो गई। तो आपको जब भी कोई भी इनमें से चीजें मेंशन करनी है तो रिएक्शन के साथ मेंशन करोगे, ओके। तो ये था हमारा बेसिक। अब हम बात करते हैं चेंज इन कलर। सो चेंज इन कलर तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक ये तो बेसिक नॉलेज है, ठीक है। सो बेसिक नॉलेज क्या है, तो ये है हमारा कलर, जिसे हम 4th 5th 6th सब में पढ़ते आ रहे हैं, लाइक लिटमस पेपर, है ना, इस सिंपल पेपर। अब क्या होता है, बुक्स के अंदर रिएक्शन के साथ बताते हैं, लाइक पोटासियम परमैंगनेट, है ना, इसका रिएक्शन करवाया इसके साथ, लाइक एस्टन जैसी बुक में। इसमें कुछ खास है नहीं हमारे में, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। सो लिटमस पेपर का क्या सीन है, लिटमस पेपर का ये सीन है कि हमारे पास 2 लिटमस पेपर है, एक ब्लू और एक रेड। मान लो अगर मैं इस ब्लू को एसिड के साथ मिलाऊं तो क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। और जब इसे मैं किसके साथ, रेड को जब हम बेस के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण क्या चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, सिंपली। तो चेंज इन कलर बता दिया। अब कोई क्या करते हैं, वो रिएक्शन करवाते हैं, लाइक चेंज इन कलर के लिए वो क्या करता है कि पोटासियम परमैंगनेट का रिएक्शन करवा देते हैं, लाइक Cr2, है ना, K2Cr2O7, इसका रिएक्शन करवा देते हैं किस, और उसके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H2SO4 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं बता रहा हूँ लखमीर सिंह के अंदर ये मेंशन है, ठीक है। थोड़ा डरावना रिएक्शन है लेकिन इजी है। लाइक इसका कलर होता है हमारा ऑरेंज होता है, ठीक है, ऑरेंज होता है, ठीक है, जितना भी मुझे आइडिया है, ठीक है। सो दिस इज पोटासियम परमैंगनेट एसिडिफाइड का मतलब हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, रिएक्ट करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के साथ, तो क्या बन जाता है, लाइक Cr2SO4, ठीक है, Cr2SO4, और प्लस में बन जाता है आपका K2SO4 समथिंग ऐसा बनेगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या बनेगा, H2, क्या बनेगा, H2O। सो बेसिकली ये जो है ना पोटासियम सल्फेट, ये सॉरी क्रोमियम सल्फेट, इसका कलर ग्रीन हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रीन। सो चेंज इन कलर हो गया, ठीक है। सो इतना कुछ खास नहीं है ये रिएक्शन, हमारे लिए उतना खास नहीं है। हमारे लिए जो मेंशन आउट है वो है लिटमस पेपर का। आपको ये इस रिएक्शन से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है,
क्योंकि ये सब बहुत हायर मतलब 11-12 में पढ़ाया जाता है। अभी आपको सिर्फ ऐसे लिख दिया गया, मैंने तो आपको रिएक्शन लिख दिया, आपको रिएक्शन की जरूरत नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है। सो कभी भी कुछ चीजें होती है जिसे हमें हल्के से समझना चाहिए। लाइक चेंज इन स्टेट की बात करूँ, चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड है तो लिक्विड में बदल गया, लिक्विड है तो सॉलिड में बदल गया, गैस है तो लिक्विड में या सॉलिड में बदल गया। तो चेंज इन स्टेट लाइक मैं बात करता हूँ कैंडल की। किसकी बात कर रहा हूँ? कैंडल या वैक्स बोल सकते हैं आप। सो बेसिकली कैंडल जब हम जलाते हैं तो दो फॉर्म में चेंज हो जाता है, लाइक एक लिक्विड फॉर्म में और एक गैस फॉर्म में आप बोल सकते हो, है ना। मोमबत्ती जब जलाते हैं तो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? लाइक लिक्विड और गैस फॉर्म में ही तो चेंज होता है, वेपर हो जाता है वो। तो ये तो चेंज इन स्टेट का सिंपली कैंडल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट क्या है ये जरूरी है, इसका मतलब है ये है, इसका मतलब जान लो प्रेसिपिटेट क्या होता है। इन soluble product formed during chemical reaction, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी एक ऐसा इनसोल्यूबल प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बना। यानी कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो एक ऐसा लाइक कंकर टाइप का, कंकर समझते हो ना, पत्थर, पत्थर टाइप का कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल होता है, यानी अघुलनशील होता है, मिलता नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एग्जांपल लो, एग्जांपल ले सकते हैं हम बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 प्लस में H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, हाँ यही ले सकते हैं ना, H2SO4। तो हमारा क्या बनता है? लाइक बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस में बनता है HCl। क्या बनता है? HCl। तो ये हमारा क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है? सभी को पता है ये बात, तो सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हम पढ़ के आए हैं। और ये क्या है? दिस इज बेरियम सल्फेट। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, जैसे यहाँ बेरियम एक सल्फेट H2Cl2, लेकिन यहाँ H भी एक है, Cl भी एक है, तो हम क्या करेंगे? आगे की तरफ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। ठीक है, बेसिकली क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब कंप्लीट रिएक्शन हुआ। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना बच्चे, ये हमारा PPT है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। क्या है? प्रेसिपिटेट, यानी एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एक्सप्लेन करोगे तो क्या बताओगे? बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज अ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लेट्स टेक अ एग्जांपल, दिस इज बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेसिकली बेरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट। सो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे हम कोई भी केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, वो किस लॉ पे बेसिस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बैलेंसिंग के साथ। ओके गाइस, सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।